मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आप सभी को नमस्ते। थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी, परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी उच्च शिक्षा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छतरपुर एवं स्नातक वीरांगना अवंतीबाई कॉलेज छतरपुर से संपन्न की है। ठीक है। आपकी हॉबीज बेटा? क्रिकेट खेलना। और देखना भी। जी सर। बेटा, आपने चयन में सहायक जानकारियां क्या क्या लिखी है? जी सर, धैर्य, सत्यनिष्ठा, टीम भावना और आशावादिता का गुण है। सर, शासकीय सेवा में नियोजित होने के आपका उद्देश्य? जी सर, प्रशासन का हिस्सा बनकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एवं आजीविका सुनिश्चित करना। अच्छा, यहाँ पर तो एक और चीज लिखी हुई है, कुछ नागरिकों से प्रत्यक्ष जुड़ाव। क्या जी सर। वो याद नहीं है आपको? जी सर। और एक और चीज लिखी हुई है, कार्य क्षेत्र की विविधता। जी सर। अच्छा बेटा, आपका भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास जी सर। आपके विषय रहे हैं। जी। आप ये बताइए कि वर्तमान में राजनीति का क्या रूप चल रहा है कि भूगोल परिवर्तन की तरफ है? जी सर, मध्य प्रदेश के संबंध में। नहीं, इंटरनेशनल एस्पेक्ट से। जी सर, पुनः प्रश्न को। वर्तमान में राजनीति का क्या रूप है कि भूगोल परिवर्तन के राह पर है? जी सर, वर्तमान समय में जो जियोपॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव की घटनाएं देखी जा रही हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध, या फिर अभी हाल ही में इजराइल का ईरान पे जो आक्रमण किया गया है, इन सारे संबंधों, ये सारी घटनाएं भविष्य में नए भूगोल की दिशा की ओर संकेत करती हैं। क्या यूक्रेन युद्ध का निर्णय होगा? जी 3 साल सर। से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर, निश्चित ही ये संभव है जब दोनों देश एक पटल पर बैठेंगे और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से सोचेंगे तो यह संभव हो सकता है। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया अपने सारे आयुध उसमें लगा देगा यूक्रेन केस में, बाद में अमेरिका और यूरोप के अन्य देश उसके ऊपर हमला कर देंगे? जी सर, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, पर रूस की जो सैन्य शक्ति है वो अगर तुलना की जाए तो इस समय यूक्रेन की तुलना में बहुत अधिक है, और रूस का जो इतिहास रहा है वो एक शक्तिशाली देश के रूप में रहा है। नहीं, आप प्रश्न नहीं समझे। जी सर। यूक्रेन के साथ तो युद्ध लड़ रहा है, 3 साल हो गए। जी सर। हो सकता है अगले 2-3 साल और लग जाएंगे। जी सर। बाद में रशिया कमजोर हो जाएगा और अमेरिका और यूरोप उसके ऊपर हमला करेंगे, तब तक वो बहुत कमजोर हो चुका होगा। जी सर। जी सर, ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व दो गुटों में परिवर्तित होने की संभावना अधिक हो जाएंगी, जैसे चीन, ईरान और साउथ कोरिया जैसे देश रूस को पूर्णतः समर्थन दे देंगे। अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री के द्वारा ये बोला गया था कि वो किसी भी हालत में रूस को पराजित नहीं होने देना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब कि चाइना भी तीसरा विश्व युद्ध तय है? जी सर, तीसरा विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक संघर्ष अगर ऐसा होता है तो एक लंबे संघर्ष में जरूर तब्दील हो जाएगा। क्या चाइना वर्तमान में रशिया को साथ दे रहा है? जी सर, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कहा जा सकता है, पर जो सूत्रों से जो जानकारियां निकलती हैं उसमें जो चाइना वो रूस का समर्थन कर रहा है। अच्छा बेटा, ईरान किसके समर्थन में रहेगा? जी सर, रूस के समर्थन रूस में। के समर्थन में। ईरान ने तो समर्थन दिया था यूक्रेन के समय, मिसाइलें दी, है जी ना? तो सर। एक तरह का व्यापार था, जी सर। अपने हथियार बेच रहा था। लेकिन अब ईरान पर जब अमेरिका ने, इजराइल ने हमला किया, तब रशिया ने तो साथ नहीं दिया। जी सर, वर्तमान समय के संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। रूस स्वयं ही युद्ध में उलझा हुआ था, जिस कारण वो उतना व्यापक स्तर पर समर्थन नहीं दे सका है। कूटनीतिक दृष्टि से जो ईरान के विदेश मंत्री थे उन्होंने रूस की यात्रा की थी और रूस ने उनके समर्थन का आश्वासन दिया था। क्या प्रेसिडेंट पुतिन कुछ कार्रवाई की थी इस संदर्भ में? जी सर, कार्रवाई जब तक कार्रवाई का समय आता उससे पूर्वी युद्ध जो है संघर्ष जो विराम हो गया था। अच्छा अच्छा बेटा, मैंने एक न्यूज भी पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान के संबंध में प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बात की थी कि आप इस युद्ध में नहीं जाओगे।
इसराइल यदि लड़ रहा है युद्ध, इसराइल को लड़ने दो, आप नहीं जाओगे। परंतु उस वार्तालाप के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने करीब 125 फ्लाइट से हमला भी किया था एक दिन। जी सर। जी सर, जो किसी भी देश की विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। तो जो अमेरिका के द्वारा कार्रवाई की गई थी वो अपने मित्र राष्ट्र इजराइल के समर्थन में की गई थी। ईरान में वर्तमान में न्यूक्लियर फ्यूल की क्या स्थिति है? क्या उसके न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाने की स्थिति थी वो पूरी समाप्त हो गई? जी सर, अमेरिका के द्वारा जो बात स्पष्ट की गई है, उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अमेरिका के द्वारा कई वर्षों के लिए पीछे कर दिया गया है। अच्छा बेटा, ये बताइए आप मुझे कि भारत की जो स्थिति थी, पहले पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे संबंध नहीं हो गए। जी सर। ठीक है, वर्तमान में यदि भारत का युद्ध किसी एक देश के साथ होता है तो क्या अन्य देश, जो 2 देश हैं, क्या वो भारत के ऊपर हमला करेंगे? जी सर, चूंकि ये जो भारत के चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इनमें पाकिस्तान और चाइना की बात की जाए तो ये भारत के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसने बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी एक राष्ट्र के द्वारा आक्रमण में ये तीनों देश एक गुट बनाकर भारत पर आक्रमण करें। ऐसी स्थिति में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जी सर, भारत की जो रणनीति है वो इस तरीके से है कि भारत को अमेरिका चीन के विरुद्ध युद्ध में अकेला नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के खुद नेशनल इंटरेस्ट है। किसमें? भारत में? जी सर। ठीक है, और रशिया का? जी सर, रूस का भी भारत से जो सामरिक दृष्टिकोण से जो संबंध रहे हैं, चाहे वो 1971 का युद्ध हो या उसके पश्चात, इस बात की संभावना है कि रूस जो है वो चाइना पे दबाव बनाएगा कि ऐसी कार्रवाई ना करे। अच्छा, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है? जी सर, भारत की वर्तमान पॉलिसी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर और संतुलित नीति पर आगे बढ़ रहा है। बेटा, ये नहीं है फॉरेन पॉलिसी। जी सर, वर्तमान समय में, हाँ, जी सर, वर्तमान समय में जो फॉरेन पॉलिसी है वो ग्लोबल साउथ, लुक ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट की नीति पे आगे बढ़ रहा है भारत। क्या है ग्लोबल साउथ? दक्षिण गोलार्ध के देशों का समूह जो मूलतः अल्प विकसित या विकास की व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? जी सर, ये उसके अब बाहर है। उसके बाहर है कि बाहर है सर? बाहर है। जी सर। चाइना? चाइना, जी सर, ग्लोबल साउथ का? जी सर, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। और सऊदी अरब? जी सर, हिस्सा है। जी सर। अच्छा, अब बेटा, ग्लोबल साउथ जब बना है तो क्या ग्लोबल नॉर्थ भी है? जी सर, ये स्पष्ट तौर पे नहीं है, पर देखा जाए तो यूरोप को ग्लोबल नॉर्थ कहा जा सकता है। अब ग्लोबल साउथ में भारत एक अपनी लीडिंग पोजीशन को ला रहा है। जी सर। ठीक है, इससे भारत को राजनीतिक रूप से क्या फायदा मिलेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट से? जी सर, जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए जो ये ग्लोबल साउथ के देश हैं ये भारत का समर्थन करेंगे। क्या यूएन को डिसॉल्व किया जा सकता है? सॉरी सर? यूएन को खत्म किया जा सकता है? जी सर, खत्म किया जा सकता है, पर खत्म करना किसी भी परिस्थिति में ज्यादा उचित नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? भारत के हित में क्या रहेगा? यूएन का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए या यूएन का अस्तित्व रहे? जी सर, यहाँ हमको राष्ट्रीय हितों से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। यूएन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सजग प्रहरी की तरह कार्य कर रहा है। हालांकि कुछ अपवाद है, पर फिर जो वर्तमान समय में प्रासंगिकता उसकी अभी भी कम नहीं है। क्या भारत कश्मीर का इशू यूएन से सॉल्व कर सकता था? जी सर, कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाया गया था तत्कालीन समय में। सॉल्व हुआ वो इशू? नहीं सर, नहीं हुआ। तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट की तो मतलब भी नहीं है। जी सर, किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रासंगिकता उसके सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर करती है। यदि प्रत्येक राष्ट्र अपने व्यक्तिगत हितों से संचालित होगा तो न केवल यूएनओ, कोई भी विश्व की संस्था
बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। पहलगाम हमले में यूनाइटेड नेशन ने कोई पहल इनिशिएट लिया? जी सर, पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी जिसमें यूएनओ ने सुनवाई करने से मना कर दिया था। हमारे हित में कभी नहीं बोलते जी जी सर। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप प्रशासन का हिस्सा बनकर योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे ना? जी सर। शासन, प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर बताइए। जी सर, शासन योजनाओं का निर्माण करता है, प्रशासन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, और लोक प्रशासन प्रशासन का बृहत रूप है जब लोक कल्याण की भावना से किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है। अच्छा, प्रशासन की मात्रा आपने सही लिखी है? जी सर, गलत है। गलत है? तो इसे सुधारना उचित क्यों नहीं समझा आपने? जी सर, जो डेट ये प्रारंभ में फुलफिल हो गया था, तो इसमें हमने परिवर्तन कर लिया। 17 तारीख को अप्रैल में आपका है ना? जी सर, जुलाई। हाँ, 17 जुलाई, सॉरी 17 जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने के महत्वपूर्ण 5 दिवस बताएंगे आप? जी सर, पहला 1 जुलाई जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। दूसरा 11 जुलाई जिस दिन विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तत्पश्चात 27 जुलाई, सॉरी सर, 29 जुलाई कुछ है? जी सर, विश्व बाघ दिवस। क्यों मनाया जाता है बाघ दिवस? बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता। एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। कितने टाइगर हैं? 785। 785, वेरी गुड। और कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व है। 9। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के अंदर सम्मिलित किया गया है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश गान जो है वो सुनाइए आप। जी सर, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है माँ की, सुख का ये संदेश है माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके अगले शुरू करिए सर, अभी याद नहीं कर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, रोजगार आजीविका की स्थिरता। जी सर। यहाँ ये रोजगार है क्या? जी सर, आजीविका चलेगी, इससे रोजगार चलेगा सिविल सेवा से? आजीविका सुनिश्चित होगी। आजीविका तो किसी और कारण से सुनिश्चित कर लेते? जी सर, किसी भी फील्ड में आजीविका सुनिश्चित की जा सकती थी, पर जब मैं अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों और अपने स्वयं का मूल्यांकन करता हूं, तो मुझे एक सिविल सेवा एक बेहतर विकल्प प्रतीत होता है। आजीविका का, रोजगार का क्यों? क्योंकि प्राइवेट में नौकरी जाने का भय, अगर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण मिलता है। जी सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी संविधान, कानून, विधि के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य किया जाएगा, तो निश्चित ही यहाँ पे भी आजीविका को से बहाली की जा सकती है। कौन सा कानून है जो कार्रवाई करने की शक्ति देता है राज्य सरकार? जी सर, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के कब बना था? 1988। उसके अलावा बताइए। जी सर, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तब ना। जी सर। जी सर, आरटीआई एक्ट। सॉरी सर, आपको सेवा से निकालना, आप अगर कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, गलत आचरण करेंगे, तो कौन सा नियम कानून लागू होगा बताइए? जी सर, अगर मैं सही हूं तो लोक सेवा आचरण नियम 1997। 97? जी सर। 97 तो बहुत ही ज्यादा गलत है। जी सर। कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं ना? जी सर। राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? 2011। 2011 में तो कोई राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं है। सॉरी सर, 2007। गलत बोल रहे हैं। सब गलत बोल रहे हैं आप। जी सर, माफी चाहेंगे। चलिए ठीक है। 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। जी सर। कारण क्या था? जी सर, जो किसानों के द्वारा है तत्काल समय में व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा था। तो ऐसे विरोध प्रदर्शनों से संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वापस लेना, तो फिर बनाए क्यों होता जब वापस लेना था तो? जी सर, उसमें कुछ प्रावधान थे जो किसानों के हित में नहीं थे, जैसे एपीएमसी मंडी एक्ट में जो संशोधन किए जाने थे, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो किसानों के हित की अपेक्षा प्रतिकूल ज्यादा नजर आ रही थी, तो उन कानूनों को वापस लिया गया। हमने ऐसा भी जब रिटेल क्षेत्र में, खुदरा क्षेत्र में एफडीआई आया था, तब भी हमने सोचा था कि बड़े बड़े डीमार्ट और ये आएंगे। बहुत विरोध हुआ था कि आएंगे तो सब रिलायंस फ्रेश और सब छोटे मोटे बिजनेस वालों को खत्म कर देंगे। जी सर। तो ऐसी आप
किराना और ये सब कहाँ से लेते हैं, ग्रोसरी? जी सर, डीमार्ट या फिर स्थानीय जो ग्रोसरी शॉप है वहां से। नहीं, आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी दुकानें बंद हो गई क्या? नहीं सर, वो भी अभी निरंतर तो चल फिर रही जब है। विरोध हुआ था तो ऐसे ही हो सकता है कि जितने किसान वहां एकत्रित हुए उनको वहां एकत्रित होने का उद्देश्य ही पता ना, उनको कानूनी ना पता हो। क्या आपको लगता है किसानों को कानून पता होगा? जी सर, क्योंकि ये किसान आंदोलन थे, वो किसान संगठन के बैनर तले कार्य कर रहे थे, और किसान जो संगठन है उनके द्वारा व्यापक स्तर पे इसकी जागरूकता प्रदान की गई थी। इस कारण से कानून वापस लिए गए थे। अच्छा, ठीक है। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, जी सर। वो उस टाइम का सही कदम था या नहीं? जी सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया गया है। सही कदम नहीं था? जी सर। तो क्यों, क्या ऐसे 3-4 क्या हुए थे कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया उसको? जी सर, उस जो आपातकाल के दौरान जो एक बृहद स्तर पे नसबंदी लोग कार्यक्रम चलाया गया था, जो लोगों की स्वेच्छा से ना हो के जबरन था, और दिल्ली के अंदर जो एक स्लम एरिया था वहां पे बुलडोजर चलवाई गई थी, और तीसरा जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था और लोगों को जबरन जेल के अंदर बंद किया गया था। 38वां संविधान संशोधन क्यों किया इंदिरा गांधी जी ने, क्या किया था उसके माध्यम से? सॉरी सर, क्षमा चाहेंगे। चलिए, ठीक है। और अभी स्वास्थ्य, शिक्षा, जी सर। कृषि जी सर। और रोजगार, जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार जी और सर। महिलाएं, जी 5, सर। जी। इनकी सबसे टॉप दो स्कीम्स बताइए। जी सर, सर्वप्रथम महिलाओं में मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। किसानों के लिए केंद्रीय स्तर की किसान सम्मान निधि और राज्य स्तर की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जननी सुरक्षा योजना। और शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और अभी वर्तमान में विद्यांजलि योजना प्रारंभ की गई है। एक शेर आप भूल गए कोई सर? एक कुछ छूट गया है? जी सर, अभी याद नहीं कर। रोजगार। जी सर, रोजगार के लिए सबसे बृहद स्तर पे मनरेगा और स्टार्टअप इंडिया। अक्सर मनरेगा और ये भ्रष्टाचारों के दायरे में आती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब भी मनरेगा का अक्सर विरोध करते थे, और उन्होंने फिर इसको बंद क्यों नहीं किया? जी सर, ये एक जो योजना है, ये समाजवाद की जो पूर्णता भी व्यक्ति करती है, एक निचले स्तर के व्यक्ति को कार्य का अधिकार प्रदान करती अभी है। तो समाजवाद शब्द को ही हटाने की बात चल रही संविधान से। जी सर, एक विचार अभी वर्तमान समय में प्रसारित किए जा रहे हैं। कौन प्रसारित कर रहे हैं? जी सर, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है इसको। जी सर। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जी जाए। जी ठीक सर। है, तो सही है कि नहीं, कर देना चाहिए कि नहीं करना? जी सर, इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णय ज्यादा दृष्टिगोचर प्रतीत होते हैं। पहला केशवानंद भारती केस, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और सामंता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में समाजवाद को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना था, और वर्तमान समय में माननीय न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना जी, उनके द्वारा इन दोनों शब्दों को लेके स्पष्टता कहा गया था कि ये किसी प्रकार से अभी संजीव खन्ना है? जी सर, इसके पूर्व के प्रधान जो माननीय न्यायाधीश थे। अच्छा, चलिए, ठीक जी है। सर। अभी मुझे ये बताइए, आरबीआई के गवर्नर कौन है? जी सर, संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी। जी। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। चेंज नहीं हुआ अभी? जी सर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पे संजीव कुमार झा जी को नियुक्त किया गया है। जी सर। गुड। धर्मेंद्र जी, जी सर। ये आपका कौन सा प्रयास है? जी सर, ये मेरा तृतीय साक्षात्कार है। क्या समस्या जा रही है? जी सर, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में थोड़ा इंटरव्यू बेहतर तरीके से नहीं दे पाया। क्या क्या ब्लंडर हुए थे वहाँ? जी सर, एक क्वेश्चन मुझे संस्कृति को लेके मुझे बेसिक समझ होनी चाहिए थी, जिसके संबंध में मैं बेहतर उत्तर नहीं दे पाया था। और? जी सर, एक ही। ठीक है। सबसे पहले बताइए कि आपके नाम से एक कैबिनेट मंत्री है जी केंद्र सर। में, नाम बताइए कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी।
जो कि शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं। जी सर। और शिक्षा में वो कहीं ना कहीं बहुत फ्लॉ देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जी सर। जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तब से कुछ ना कुछ चुनौती देखने को मिल रही है। जब से बिल्कुल उनका स्टार्टिंग ही हुई थी तब से सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी? जी सर, नवीन शिक्षा नीति को लेके जो अभी समस्या है वो त्रिभाषा सूत्र को नहीं, लेके जब से है। उन्होंने ज्वाइन किया था एक सबसे बड़ा इशू आया था, बताइए क्या था वो? सॉरी सर, ध्यान नहीं कर बिल्कुल नहीं याद आ रहा। पा नहीं सर। कोई बात नहीं, एक पेपर आउट हो गया था और उसको लेकर चैलेंजेस था उनके पास कि कैसे सॉल्व करना है। जी कोई सर। बात नहीं। राष्ट्रीय नई नवीन जो शिक्षा नीति है जी सर। पहली कब आई और वर्तमान कब लॉन्च हुई? जी सर, पहली शिक्षा नीति 1986 में आई थी और नवीन शिक्षा नीति जुलाई 2020 को लागू क्या की क्या गई। प्रावधान है? जी सर, नवीन शिक्षा नीति के यदि लक्ष्यों को देखा जाए तो इसमें शिक्षा पर व्यय जो जीडीपी के 6% के बराबर होगा और इसके अलावा जो प्रावधान है वो 5+3+3+4 के मॉडल पे ये लागू होगी। और इस शिक्षा नीति के तहत ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। बहुत बढ़िया। आपका नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र में कौन सा समास है? जी सर, समास बहुप्रिय समास है। जानकारी नहीं है तो आप अटेम्प्ट ले रहे हैं कि सटीक बोल रहे हैं? जी सर, मुझे जहाँ तक जानकारी गलत जानकारी है तो। जी सर, गलत। धर्मेंद्र का क्या आशय है, क्या समझते हैं धर्मेंद्र से? जी सर, धर्म के राजा या धर्म के स्वामी। कौन है ये? जी सर, ये शब्द जो है वो देवराज इंद्र और यमराज और युधिष्ठिर जी के संबंध में प्रयोग होता यमराज को भी धर्मेंद्र बोलते हैं? है। जी सर। कैसे? जी सर, इसके संबंध में जानकारी नहीं, पर उनको बोला जाता है। ठीक है। और आपने ज्योग्राफी अपना ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में किया है। जी सर। नॉर्थ ईस्ट देखा जानते हैं? जी सर। नॉर्थ ईस्ट के क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहा है? ज्योग्राफी तो सबसे पहले चैलेंजेस है, उस चैलेंज में कौन कौन से आपने फाइंड आउट किया है और कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको? जी सर, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है जिसके कारण वहाँ पे अवसंरचना का विकास निम्न स्तर पे हुआ है और यहाँ पे भौगोलिक संरचना के कारण जनजातियों की बहुलता है और जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है। आप कृषि बैकग्राउंड से? जी सर। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना है? जी सर। कैसा होगा उद्योग का दर्जा, कैसे प्रदान कर पाएंगे आप? जी सर, जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि उद्योग समागम की नींव रखी गई उसके अंतर्गत जो कृषि उत्पाद है उनको स्थानीय स्तर पे प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ा जाएगा। प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ने के दो लाभ प्राप्त होंगे। एक तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और कृषक और उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होंगे। इससे उपभोक्ताओं को न्यूनतम मूल्यों पर बेहतर उपज की प्राप्ति होगी। आपके जिले का ओडीओपी क्या है? जी सर, वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर। जी सर। और आपको उस जगह का असिस्टेंट डायरेक्टर उद्योग बना दिया जाता है, आप क्या क्या रिफॉर्म करेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं एक जो वुडन फर्नीचर के लिए एक ब्रांड नेम डेवलप करूंगा। उस ब्रांड नेम को जीआई टैग और ट्रेडमार्क के अंदर कानूनी संरक्षण प्रदान करूंगा। तत्पश्चात छतरपुर जिले में एक वुडन क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत वुडन फर्नीचर से लेकर सारी गतिविधियां संपन्न होंगी। इसके साथ ही मैं जो वुडन फर्नीचर से जो संलग्न लोग हैं उनको जो वर्तमान समय में नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट है उनके साथ संबंध स्थापित करके उस वुडन फर्नीचर में वर्तमान और आधुनिक डिजाइनों को सम्मिलित करूंगा। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों की क्या क्या समस्या आपने सच में देखी है? आप कृषक क्षेत्र का अनुभव है आपको, हाइपोथेटिकल आंसर मत दीजिएगा, सटीक आंसर दीजिएगा। जी सर, जो वर्तमान समय में यदि बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूं जहां से मैं आता हूं तो वहां सबसे बड़ी समस्या सूखे की है। तत्पश्चात वहां जो कृषक का जो आय का स्तर है वो निम्न है। तीसरा, आय का स्तर निम्न होने के कारण कृषि में जो निवेश है वो कम देखा जाता है और आज भी वहां निर्वाह कृषि और परंपरागत कृषि की जा रही है। इसके पश्चात वहां पे अवसंरचना का विकास नहीं हो पाने के कारण जो कृषि उत्पाद है या जो आधुनिक खेती की तरफ किसान है वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है।
आपने बोला है कि प्रशासन का हिस्सा बनकर योजनाओं का क्रियान्वयन करना। जी सर। आपकी नजर में कौन सी योजना फेल हुई है आज तक मध्य प्रदेश शासन की? जी सर, ऐसी कोई योजना मुझे अभी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, जी सर। फेल बिल्कुल नहीं हुई सब? जी सर, अगर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। भावांतर भुगतान योजना जी सर, जिस तो आई और उसके बाद गायब हो गई। जी सर, भावांतर भुगतान योजना के तहत ही वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो गेहूं की एमएसपी पर 175 रुपए बोनस सरकार के द्वारा दिया गया, तो ऐसे में इसको बंद होना नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आप एक संबंधित उपखंड के एसडीएम हैं और ओलावृष्टि हुई, फसल बर्बाद हो गई है जी सर। और स्थानीय जो जनता है और उसका आपको जो एक हेड बनाया गया था और समय रहते मुआवजा नहीं मिल पाया, स्थानीय जनता इसका कारण आप ही को मानती है और बहुत तेज आंदोलन हो रहा है और उग्र आंदोलन हो रहा है। इसको आप कितने धैर्यता के साथ इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वालिटी धैर्य की भी है? जी सर, सर्वप्रथम तो मैं संबंधित क्षेत्र से संबंधित समस्या का अवलोकन करूंगा, ये जानने का प्रयास करूंगा कि क्या निश्चित सच में उन लोगों को जो उनकी समस्या है वो सही है या नहीं है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उनको मुआवजे की राशि आवंटित नहीं हुई है, तो संबंधित एजेंसी जो भी मुआवजे की राशि को लेके जिम्मेदार है उनसे मैं विचार विमर्श करूंगा और इसके संबंध में मैं उच्च स्तर पे प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग करूंगा। और जी सर, जो किसान के जो नेतृत्व करता है उनसे मैं प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करूंगा और इस बात का आश्वासन दूंगा कि आपकी जो मांग है वो तो बोल रहे हैं कि आप तो सरकारी है, वो आदमी है, आपके ऊपर स्टेटमेंट देके आप भाग जाएंगे। जी सर। हमारे साथ तो हमें तुरंत न्याय चाहिए, क्योंकि ये स्थिति हो चुकी है कि अब कुछ टाइम के बाद एकदम भीड़ उग्र हो जाएगी, मारपीट में उतार हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा दोषी आपको मान रही है सर, जो जनता है, स्थानीय जनता। जी सर, मैं उनको जो प्रशासन की तत्कालीन समस्या है उनसे अवगत कराऊंगा। इसके साथ ही यदि आंदोलन उग्र ना हो, इसके लिए मैं पुलिस बल की व्यवस्था भी वहां पे करूंगा और पुलिस बल से भी इस चीज के लिए बुक कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में भीड़ को आप नियंत्रित रखिए और किसानों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा। ठीक है, जाते जाते एक लास्ट प्रश्न, जीएसटी शब्द उल्लेख किया था सर से आपने। जी सर। अभी इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में जीएसटी को लेकर कभी ना कोई पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि अभी भी ये उतना कंफर्टेबल नहीं है व्यापारियों के लिए। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको? जी सर, जो छोटे व्यापारियों को लेके समस्या है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करने को लेके है। ये 3 महीने के अंतराल में ये कार्य करना पड़ता है और जो व्यापारी है इनसे जो कुछ जागरूक व्यापारी या उनको इसकी जानकारी नहीं है तो उनको इसके संबंध में थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? जी सर, इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइल की जो अवधि है वो 6 महीने कर दी जाए। ठीक ठीक है धर्मेश। ठीक है, आप जा थैंक यू सर।